हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी। आ, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 53। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। इसमें कैलकुलेट क्या करना है? एडवाइस वेदर एमटीएल शुड एक्सेप्ट बीसीएस प्रपोजल और नॉट। अच्छा, जब भी मैंने ये चेक करना है ना कि भाई मुझे प्रपोजल एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, तो इसके लिए बेस्ट टूल कौन सा होगा? एनपीवी। ठीक है। तो अगर आपको चूज करना पड़े कि भाई कौन सा तरीका है, तो फिर आप एनपीवी की तरफ जाएंगे, क्योंकि एनपीवी ज्यादा बेहतर जो है वो इवैल्यूएशन करके देता है बनिस्बत आईआरआर के या पे बैक पीरियड के। तो ना हम पे बैक पीरियड के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे, ना हम आईआरआर के थ्रू करेंगे, हम किसके थ्रू करेंगे? एनपीवी के थ्रू कैलकुलेशन करेंगे और बताएंगे कि आया मुझे बीसीएस के प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सवाल पढ़ लेते हैं। कहता है मॉडर्न ट्रांसपोर्ट लिमिटेड इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम बुराक कैब सर्विसेज। As per the proposal, MTL would provide branded cars to BCS under the following terms and conditions. BCS would pay rent of 1.8 million per annum per car. अच्छा, पर एनम है। पहली तो बात क्या आ गई? एक साल का रेंट है। ठीक है, एक साल का रेंट है और एक कार का है सिर्फ। ठीक है ना? तो हमने क्या कहा? एक कार का एक साल का रेंट है। ठीक हो गई कहानी? हमने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो एक साल का रेंट हो गया हमारे पास। ये लें जी। अच्छा जी, द कार वुड ऑपरेट ऑन अ 24 आवर बेसिस, 24 घंटे का गाड़ी चलेगी। द पेमेंट वुड बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। जो भी पेमेंट्स हुआ करेंगी वो साल के आखिर में हुआ करेंगी। ठीक हो गया। The cost of the driver and maintenance cost of the car would initially be paid by BCS, but would be adjusted against the car rentals payable to MTL at the end of the each year. ठीक है। MTL would provide a smart mobile to each driver. हर ड्राइवर को का एक मोबाइल दिया जाएगा। मैंने कहा, ठीक है। कार परचेज प्राइस जो है वो 2 मिलियन की है, एंड एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द कार इज 4 इयर्स, एंड 0.75 मिलियन जो है उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। कार की रजिस्ट्रेशन फीस जो है 35,000 होगी, वन टाइम पेमेंट। ठीक है। और मोबाइल फोन प्राइस पर सेट जो होगा वो 15,000 होगा। हमने कहा ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 का करवाया जाएगा, टू बी पेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर, एंड इट वुड रिड्यूस बाय 5,000 ईच ईयर ड्यू टू डिक्रीज इन डब्ल्यूडीवी ऑफ द कार। इंश्योरेंस जो है वो क्या होगी? हर साल डिक्रीज हुआ करेगी। ठीक है, कितने से? 5,000 से, ड्यू टू द डिक्रीज इन डब्ल्यूडीवी ऑफ द कार। हमने कहा ठीक है, ओके। एनुअल सैलरीज पर ड्राइवर कितनी है? 3 लाख रुपए। एंड वुड वर्क 8 आवर्स शिफ्ट। एक ड्राइवर कितने घंटे की शिफ्ट करेगा? 8 घंटे की। और हम गाड़ी कितनी देर चला रहे हैं? 24 घंटे। इसका मतलब है कि मुझे कितने ड्राइवर्स रिक्वायर्ड होंगे? 24 घंटों में 3 ड्राइवर्स जो 8 8 घंटे की शिफ्टें लगाया करेंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी तो 24 घंटे चलनी है भाई। तो 8 घंटे की एक शिफ्ट है, तो 24 घंटे अगर चलेगी तो 3 ड्राइवर मुझे रिक्वायर्ड होंगे। और 3 ड्राइवर मैं हायर करूंगा और उन तीनों को मैं सैलरी भी दूंगा, और इन तीनों के अपने अपने मोबाइल सेट भी होंगे। ठीक है, ऊपर हमने कहा था मोबाइल सेट भी देना है हमने। ठीक है, उन ड्राइवर्स को। ओके। अच्छा, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? 60,000। ठीक है। और वो क्या होगी? 10% से हर साल बढ़ जाया करेगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या है? द कार वुड बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 25% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमने कहा ठीक है। और टैक्स डेप्रिसिएशन जो है इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेम बेसिस।
यानी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वही होगी। एंड एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30% एंड टैक्स इज पेबल इन द ईयर इन विच द लाइबिलिटी अराइजेस। तो टैक्स रेट कितना है? 30% है। और इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड एट 5% एंड एमटीएल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%। ले जी, मुझे क्या करना है यहाँ पे? बेसिकली कितने साल हमने हमारी गाड़ी चलनी है? 4 साल। तो 4 साल की मुझे कैलकुलेशंस करनी है। यानी कि ये प्रोजेक्ट मेरे कितने साल का है? 4 साल का है। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट की पहले तो बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आएगा? एक तो हमने गाड़ी परचेज की। गाड़ी परचेज करने में कितना पैसा खर्च हो रहा है? 2 मिलियन का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 53 आ गया। 4 साल की हम कैलकुलेशन करने लगे। तो इन्वेस्टमेंट की पहले तो बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। हमने कहा जी, इन्वेस्टमेंट लगेगी। एक तो दो, अच्छा मैं 1000 में वर्किंग कर रहा हूँ तो 2 मिलियन को मैं कितना लिखूंगा? 2000। अच्छा, 2000 की ये आ गई इन्वेस्टमेंट, प्लस कार की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो भी पे करनी पड़ेगी। तो वो भी, कार की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी एसेट की कॉस्ट में क्या होती है? ऐड होती है। ये हमने IS 16 के अंदर पढ़ रखा है। तो 35 वो भी ऐड होगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, 35 वो भी ऐड कर दो, हमें को तो कोई मसला नहीं है, हम कर देते हैं। अच्छा, ले जी, 35 ने वो भी ऐड कर दिया। तो टोटल मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी आएगी? वो हमने कहा जी 2035। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक होगी बात? 2035 इन्वेस्टमेंट आ गई। अच्छा, अब जब भी इन्वेस्टमेंट ढूंढनी है ना, तो साथ में उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी साथ ही देख लो कितनी है। तो रेजिडुअल वैल्यू थी 0.75 मिलियन। 0.75 मिलियन का मतलब क्या? 7.5 लाख। तो ये मुझे रिकवरी कितनी देगा? 7,50,000 की। तो ये इनफ्लो ऑफ कैश होगा कब? जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जो कि कब खत्म हो रहा है? 4 साल के बाद खत्म हो रहा है। ठीक होगी कहानी? अच्छा, फिर हमने कहा जी क्या आएगा? नेट कैश फ्लोज आएंगे। ठीक है, नेट कैश फ्लोज के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके लिए मैं जाऊंगा वर्किंग नंबर 1 की तरफ। जी, नेट कैश फ्लोज। नेट कैश फ्लोज में जब हम आए तो सबसे पहले हमने क्या करना है? रेवेन्यू कैलकुलेट करना है अपना, कि मैं सेल्स कितने की कर रहा हूं। ठीक है, तो रेवेन्यू के बारे में उसने क्या कहा? कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? आपने कहा जी, आपने तो उसको रेंट पे दिया है, गाड़ी को खरीदा और रेंट पे दे दिया। और हर साल आपको रेंट कितना मिलेगा? 1.8 मिलियन पर एनम, पर कार। लेकिन अब मैं तो गाड़ी एक ही चला रहा हूं, तो फिर एक ही गाड़ी की बात करेंगे हम। ठीक है, तो कितना उसने दे दिया पहले साल का? 1.8 मिलियन, यानी कि 1800। ठीक हो गया कि पहले साल जो है वो मुझे कितना मिलेगा रेंट? 1800 का मिलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्फ्लेशन आएगी, क्योंकि ये तो प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है। तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? मनी कैश फ्लो में। ठीक है ना? हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी, हमने कहा था कि हमेशा सवाल जो है वो मनी कैश फ्लो में कैलकुलेट करेंगे अनलेस उसने टैक्स ना दिया हुआ हो। तो अगर वो टैक्स की वर्किंग किसी सवाल में ना दे, तो वहां पे आप रियल कैश फ्लोज कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी मदद से एनपीवी को कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन अगर टैक्स की वर्किंग गिवन है, तो हमेशा हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट करना है। तो मनी कैश फ्लो में अगर कन्वर्ट करना है, तो आपने कहा जी कि हर साल इन्फ्लेशन आ रही है 5% की। ठीक है ना? हर साल इन्फ्लेशन कितने की आ रही है? 5% की इन्फ्लेशन आ रही है, ये देखो, यहाँ पे उसने मुझे बता दिया। तो हर चीज में 5% का इजाफा होगा। तो ठीक है, इसके अंदर भी 5% का इजाफा हो जाएगा। किधर गई सेल्स मेरी? तो सेल्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.05 से। ठीक हो गया, 1.05 रेज टू पावर n। जी, 1800 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1.05 से, तो कितना आ गया? 1890।
फिर हमने आगे उसको 1.05 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1984। फिर आगे हमने इसको 1.05 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2084। ओके हो गई कहानी। अच्छा, फिर रेवेन्यू तो आ गया। अब रेवेन्यू के साथ क्या लेंगे? अगली के क्या कहानी है, कॉस्ट के लिए भी बातें की होंगी। तो कहता है जी, कॉस्ट ऑफ द ड्राइवर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वुड इनिशियली बी पेड बाय बीसीएस बट वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कार रेंटल्स पेबल टू एमटीएल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, स्मार्ट मोबाइल हर जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका मोबाइल भी खरीदे जाएंगे, तो कितने मोबाइल खरीदने हैं हमने, ये मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि मोबाइल फोन जो होगा वो मेरे लिए एक्सपेंस बनेगा। तो मैंने कहा जी कि, क्योंकि उसने कहा क्या कहा, टू बी चार्ज ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज, जिस साल में हमने परचेज किया उसी साल इसको हमने लिख देना है। और ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास ये आ रहा है मोबाइल, वो आ भी पहले साल रहा है। ठीक है, तो मोबाइल चार्जेस, तो हमने कहा जी मोबाइल चार्जेस कितने आएंगे। हमने कहा जी टोटल ड्राइवर कितने रिक्वायर्ड है। तो हमने कहा जी टोटल ड्राइवर रिक्वायर्ड है मुझे 3। कैसे पता लगा? वर्किंग नंबर 2, ड्राइवर्स, नंबर ऑफ ड्राइवर्स कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा जी नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने चाहिए मुझे। हमने कहा जी 24 घंटे हमारी गाड़ी चलेगी और एक बंदा जो है वो 8 घंटे की शिफ्ट लगा रहा है, तो कितने घंटे काम करेगा वो, बस कितने लोग काम करेंगे, 3 ड्राइवर्स जो हैं वो मुझे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक होगी बात। तो 3 ड्राइवर्स आ गए मेरे, हर एक को मोबाइल सेट देना पड़ेगा मुझे। तो हमने कहा जी बिल्कुल, 3 आएगा वर्किंग नंबर 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एक मोबाइल कितने का है, 15,000 का। तो मल्टीप्लाई किया तो ये आज ही मुझे पैसा लगाना पड़ेगा। कितना लग गया? 45,000। ठीक होगी कहानी। अच्छा, ले जी, मोबाइल के बाद अगला खर्चा किस चीज का है, अगला एक्सपेंस ढूंढते हैं। जैसे जैसे सवाल पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चीजें करते चले जा रहे हैं। कार रजिस्ट्रेशन ऐड हो गई थी, इंश्योरेंस प्रीमियम, उसने कहा जी इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 50,000 का जो है वो आप पहले साल पे करोगे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। तो पहले साल के शुरू का मतलब क्या, 80, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर कह रहा है। ठीक है, तो इंश्योरेंस की जब बात आएगी तो मतलब पहले साल के शुरू का मतलब है 80। तो हमने कहा जी 50 मिलियन की इंश्योर 50,000 की इंश्योरेंस होगी, और उस इंश्योरेंस में हर साल डिक्रीज आएगा 5,000 का। अब यहां पे एग्जैक्ट उसने क्या बता दी, अमाउंट बता दी। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर में बता दिया कि भाई कितना जो है आपके इंश्योरेंस में कमी आएगी। तो जब वो एग्जैक्ट अमाउंट बता देगा ना, तो एक चीज याद रखना, उधर कभी भी इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है ना? तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लो अपने पास, वो क्या है कि नेवर अप्लाई इन्फ्लेशन। ठीक है, नेवर अप्लाई इन्फ्लेशन व्हेन exact amount of increase or decrease is given in question। तो जब एग्जैक्ट अमाउंट मुझे गिवन हुआ करेगी तो तब मैं उसके ऊपर कभी भी इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं किया करूंगा। तो फिर 5,000 का हर दफा डिक्रीज आएगा, तो अगले साल कितना लगेगा, 45। उससे अगले साल, उससे अगले साल आ जाएगा 40। उससे अगले साल कितना आ जाएगा, 35। और एडवांस पेमेंट हो रही थी, तो चौथे साल में कोई भी अमाउंट नहीं आएगी। ठीक होगी बात। हमने कहा ओके। फिर इंश्योरेंस के बाद अगली चीज क्या आई, हमने कहा जी इंश्योरेंस के बाद आ रही है सैलरी।
सैलरी पर ड्राइवर 3 लाख रुपए है। तो मेरे पास टोटल बंदे कितने, मैंने तो 3 बंदे हायर किए हुए हैं। एक मुझे 3 कहाँ से मिला, हमने कहा जी वर्किंग नंबर 2 से आया। ठीक है, और एक बंदे को मैं सैलरी कितनी दे रहा हूँ, 300,000। तो सैलरी कितनी बन जाएगी, पहले साल 900, और फिर इसके अंदर क्या आएगा, 5% का इंक्रीज भी आएगा। क्या आएगा, 5% का इंक्रीज भी आएगा, 1.05 रेज टू पावर एन। ठीक है। अच्छा जी। ले जी। ओके होगी कहानी। तो 900 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.05 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 945। ठीक है, ये सैलरी भी तो एक्सपेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगी, रेवेन्यू में से माइनस हो जाएगी। ठीक है, फिर अगले साल का कितना आएगा, 992, और फिर उस 01। तो सैलरी आ गई, सैलरी के बाद क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस। हाँ जी, मेंटेनेंस कितनी लगेगी, हम लोग मेंटेनेंस कॉस्ट है 60,000, और ड्यू टू द एजिंग कार कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। अब मेंटेनेंस कितनी है, हमने कहा जी मेंटेनेंस लग रही है पहले साल की, उसने मुझे बताई है 60 मिलियन। कितनी बताई है, 60 मिलियन। अच्छा, अब इसके ऊपर दो तरह की चीजें लगेंगी। एक तो इन्फ्लेशन फैक्टर लगेगा, जो कि कितना था, हमने कहा जी 5% रेज टू पावर एन। और एक और चीज लगेगी, वो क्या, हमने कहा जी उसने ये भी बताया कि हर साल आपके मेंटेनेंस कॉस्ट में 10% का इजाफा अलग से आएगा। तो इन्फ्लेशन अलग है, और जो इसकी कॉस्ट में इजाफा आएगा वो अलग है, क्योंकि जैसी पता चीज पुरानी होती जाएगी, तो उसके ऊपर जो है मेरी कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगेगी। और इन्फ्लेशन तो आनी आनी है, क्योंकि देखो जी पैसे की कीमत में गिरावट तो आनी आनी है। तो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कहता वो तो खर्चा मेरा जो है 10% जो है पिछले साल की निस्बत बढ़ जाया करेगा, क्योंकि एसेट पुराना होता जाएगा, तो उसके ऊपर खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो पहले साल का तो 60 आ गया। 60 के बाद आपने किस दो वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है, आपने बेसिकली इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ, फॉर द कैलकुलेशन सेक। हमने कहा जी 60 8 2 के लिए, ये 8 2 की वर्किंग है। ठीक है, 60 × 1.05 रेज टू पावर 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1.1 रेज टू पावर 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 69.99, यानी कि 70 कह सकते हैं। फिर A3 आ जाएगा। A3 की कैलकुलेशन में क्या करोगे, 60 × 1.05 रेज टू पावर 2, क्योंकि ये 2 साल आगे जानी है कहानी। ठीक है, तो इसके 2 साल, क्योंकि 2 दफा इन्फ्लेशन अप्लाई होगी, और ये भी 2 दफा अप्लाई होगा जो इंक्रीज है, तो इसके साथ भी रेज टू पावर 2 लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 70.69। देखो यहां पे क्या हुआ है, बेसिकली दो चीजें चलेंगी हमारी। ठीक है, ये याद रखना, हमारी कितनी चीज चलेंगी, दो। इन्फ्लेशन तो अलहदा होनी ही होनी है। ठीक है, इन्फ्लेशन अलहदा है, ये याद रखना। इन्फ्लेशन तो अप्लाई होनी है, क्योंकि भाई चीजों की कीमतों में तो इजाफा होगा। ये तो चीजों की कीमतों का इजाफा है। ये जो हमने यहाँ पे रेज टू पावर 1 लगाया है, ये 1.05 का, इसमें तो मसला नहीं है। इसमें बताओ, ये जो इन्फ्लेशन आ रही है, अच्छा अब इन्फ्लेशन के साथ उसने मुझे एक और चीज बोली है ना यहाँ पे,
वो क्या बोली, कहता है देयर इज इन, कार पुरानी होती जाएगी तो उसके ऊपर जो खर्चे हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो 10% से खर्चा भी बढ़ना है, तो खर्चे भी तो बढ़ाने पड़ेंगे ना मुझे, क्योंकि अब उसके ऊपर खर्चे मेरे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो 10% का खर्चा वो भी हर दफा बढ़ा करेगा, ठीक है ना। तो 10% मुझे वो भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मेरा खर्चा बढ़ा है और परचेजिंग पावर भी जाहिर सी बात है बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हमने इसलिए क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.1, क्योंकि 10% है ना, रेज टू पावर 1 के साथ। तो ये 10% का इजाफा वो वाला कैलकुलेट करना है हमने। अब बात समझ आई है, इसमें कोई मसला। 5% इन्फ्लेशन का और 10% आपकी एजिंग का, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया। अच्छा ये किस्म का 70 ही बन गया, ठीक है। आप बेशक इसको 70 लिख दो, हमने यहाँ पे इसको 70 लिख दिया, ठीक है। फिर A3 आ गया, A3 में हम लिखेंगे 70, और इसके ऊपर आगे क्या लगा दो आप, अगली इन्फ्लेशन अप्लाई कर दो। कितनी है वो, 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.1। आप ये भी कर सकते हो, आप ना लेके जाओ शुरू से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप ये ज्यादा आसान वर्किंग होगी कि पिछले की जो वैल्यू है उसके अंदर आगे फर्दर क्या होता जाएगा, इजाफा होता चला जाएगा, तो इसको छोड़ दो। हमने कहा ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 80.85, ठीक है। और यानी कि इसको आप तकरीबन 81 कर लो, ठीक है। और फिर अगला साल आएगा, अगला साल क्या, ईयर 4 का। ईयर 4 में हमने कहा जी 81 मल्टीप्लाई बाय 5% की इन्फ्लेशन और 10% का जनरल इंक्रीज, तो ये कितना आ जाएगा, इसको अभी आप 94 कर लो। बात समझ आइए। तो आप ये कैलकुलेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 70, ठीक है। ये आपका आ गया 81, और ये आपका आ गया कितना, 94। इसमें कोई मसला, ये वाली कहानी क्लियर है। हमने वही काम करना है कैलकुलेटर पे, हमने क्या किया, 60 को लिखा, इक्वल टू दबा दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो लिखा आएगा क्या उसके ऊपर, कैलकुलेटर पे क्या लिखा आएगा, आंसर, ठीक है ना। आंसर मल्टीप्लाई बाय 1.05, और फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 1.1। तो आप ये लिखोगे और इक्वल टू दबाते जाओ, आपके ये आंसर आते चले जाएंगे, जो मैंने स्टार्ट में तरीका सिखाया था। तो आप डायरेक्टली ये तरीका किया करो कैलकुलेटर पे, आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाया करेगी, ठीक होगी बात। तो हम ये भी काम कर सकते हैं, तो ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है, ये वाली आंसर निकालने का। लो जी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हो गई, और कोई खर्चा रह गया हो, स्टेप बाय स्टेप चले हम। हमने कहा जी नहीं, आगे तो डेप्रिसिएशन है, ये नॉन कैश आइटम है, तो नॉन कैश आइटम को तो वो अलहदा से ट्रीट करेंगे। तो पहले तो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोस निकाल लेते हैं कि नेट कैश फ्लोस हैं कितने, ठीक है। तो पहले तो हमने निकाल दिए नेट कैश फ्लोस। नेट कैश फ्लोस कितने आ गए, ये आ गया जी 95 नेगेटिव, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्लाह भला करे 795, ठीक है। अच्छा, ये 795 आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपका अल्लाह भला करे, 835, ठीक है। और अगला कितना आ जाएगा, 876, ठीक है। और नेक्स्ट कितना आ जाएगा, हमने कहा जी 949, 949, ले जी।
ये हमारे पास क्या आ गए, नेट कैश फ्लोज आ गए। ठीक है, अब ये नेट कैश फ्लोज तो एज इट इज हम यहाँ पे जाकर लिख देंगे, क्योंकि ये कैश टाइमिंग के मुताबिक थी सारी चीजें। ठीक है, तो हमने कहा जी 95 नेगेटिव। ठीक है, फिर आ गया 795, फिर आ गया 835, फिर आ गया 876। ठीक है, 876, और फिर आ जाएगा हमारे पास 949। ठीक है, ये तो हमने ले लिए नेट कैश फ्लोस। अच्छा, अब जब नेट कैश फ्लोस ले लिए तो अब इसके बाद मैंने क्या करनी है, दो चीजें। एक तो टाइमिंग एडजस्टमेंट मुझे करनी पड़ेगी, किसकी, इंश्योरेंस की, क्योंकि इंश्योरेंस मैंने कब पे कर रखी है, एडवांस में। तो भाई जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाऊंगा तो ये तो ईयर एंड पे माइनस करना होंगे मुझे इंश्योरेंस। वो तो कैश टाइमिंग की वजह से मैंने इसको पहले ले लिया, तो मुझे पहले तो इसकी टाइमिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो टाइमिंग एडजस्टमेंट होगी, टाइमिंग एडजस्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक होगी बात। तो हमने कहा जी इधर से 50 ऐड कर देंगे, और यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, 50 को माइनस कर देंगे। ठीक होगी बात। अच्छा नहीं, इधर 50 ऐड कर देंगे, इधर 45 कर देंगे, इधर 40 ऐड कर देंगे, और इधर 35 ऐड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, और इनको माइनस कहाँ से करेंगे, अगले साल से। तो 50 यहाँ से निकलेगा, ताकि प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है, 45 यहाँ से निकलेगा, फिर 40 यहाँ से निकलेगा, और फिर 35 यहाँ से निकलेगा। तो ये टाइमिंग एडजस्टमेंट हो गई हमारी। फिर टाइमिंग एडजस्टमेंट के बाद हमने क्या करना था, टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, कि डेप्रिसिएशन कितनी आनी है। तो हमने कहा जी डेप्रिसिएशन के लिए हम कौन सी वर्किंग करेंगे, वर्किंग नंबर 4। ठीक है, वर्किंग नंबर 4 ले आते हैं, किसकी, डेप्रिसिएशन की। हमने कहा जी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नंबर 4 में। वर्किंग नंबर 4, डेप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा, हमने कहा जी ईयर आ गया। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन आ गई, कैलकुलेशन डाल देंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन, और फिर आ जाएगी डेप्रिसिएशन। ठीक है, ईयर 1 आया। ईयर 1 में क्या कहानी हुई, ईयर 1 में हमने कहा जी हमने एसेट कितने का लिया था, 2035 का। ठीक है, 2035 का, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.25 के साथ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 509। फिर ईयर 2 आ गया, हमने उसी 509 का आगे से क्या ले लिया, 0.75। तो वो कितना आ जाएगा, 381। ठीक है, और फिर ईयर 3 में इस 381 का आगे से कितना ले लेंगे, 75%, जो कि कितना आ जाएगा, 286। और इसी तरह ईयर 4 में 286 का आगे से क्या ले लेंगे, 75% ले लेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, 215। तो इस डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में कोई मसला, ये वाली कहानी क्लियर है।
ठीक है, तो हमने कहा भाई 509, 381, 286 एंड 215। तो डेप्रिसिएशन भी हमने क्या कर दी, माइनस कर दी। तो अब हमारे पास क्या आएगा, टैक्सेबल टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ, कर लेते हैं। ऑल राइट। ओह, एक और एक्सपेंस था। ओए होए, टाइमिंग एडजस्टमेंट में एक चीज तो हम माइनस करना भूल गए। ओहो, वो क्या था? वो था जी, टाइमिंग एडजस्टमेंट हमने इन मोबाइल के तो की ही नहीं। टाइमिंग एडजस्टमेंट एक और आएगी, टाइमिंग एडजस्टमेंट। एक टाइमिंग एडजस्टमेंट किसकी होगी, मोबाइल की भी होगी, क्योंकि मोबाइल भी मेरा क्या था, एक्सपेंस था। तो वो भी तो मैंने साल के शुरू में मैनेज कर दिया। वो भी बेसिकली कब होना था, साल के आखिर में होना था। तो वो जो 45 माइनस किया होता है यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे, और यहाँ से जाके हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो ये एक टाइमिंग एडजस्टमेंट होना बाकी थी। ठीक है, अब आते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट की तरफ। तो टैक्सेबल प्रॉफिट कितना बना, यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 236। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 449। इधर क्या आ जाएगा, इन वैल्यूज में से मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक पहली कैलकुलेशन हो चुकी। अच्छा, फिर 876 में से 35 ऐड करेंगे, 40 माइनस करेंगे, फिर 286 जो है वो दोबारा माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 585। 585 ये आ गया। और लास्ट वाला जो है वो 949 में से हमने 35 भी माइनस करना है और 215 भी। तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 699। ठीक होगी कहानी। अच्छा, अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा क्या है, बेसिकली टैक्सेबल प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 30%। तो 236 का 30%, 71। ठीक है, और 449 का आ जाएगा ऑलमोस्ट 135। 585 का 176, और 699 का ऑलमोस्ट आ जाएगा 210। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे टैक्सेस कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये टैक्स भी क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कर देंगे एज अ कैश फ्लो। तो हमने ले लिया यहाँ पे, हमने कहा जी टैक्सेस जो है वो भी माइनस करने हैं। तो टैक्स भी कहाँ से आया, वर्किंग नंबर 1 से आया। कितना कितना है भाई, 71। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 135। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा, 176। ठीक है, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 210। तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, प्रोजेक्ट के कैश फ्लो। ठीक है, प्रोजेक्ट कैश फ्लोस कितने कितने आ रहे हैं, 2130 नेगेटिव। ठीक है, फिर आ जाएगा 724। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 700। अगले का भी कितना आ जाएगा, 700। और फिर उससे अगले वाले का कितना आ रहा है, 1489।
489। ओके होगी कहानी। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना था, इनकी प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी कैलकुलेट करनी थी। तो हमने कहा जी डिस्काउंट फैक्टर लगा देते हैं। तो डिस्काउंट फैक्टर क्या था? हमने कहा जी डिस्काउंट फैक्टर है एट द रेट ऑफ 12%। तो 1.12 रेज टू पावर 0, 1.12 रेज टू पावर -1, 1.12 रेज टू पावर -2, क्योंकि ये 2 साल पीछे जाएगा, 1.12 रेज टू पावर -3, और 1.12 रेज टू पावर -4। ठीक होगी बात। यहाँ से क्या निकल आएंगे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 2130 नेक्स्ट कितनी आ जाएगी? 646। उससे अगला कितना आ जाएगा? 558। उससे अगला कितना आ जाएगा? 498। और उससे अगला कितना आ जाएगा? 947। ठीक होगी बात। तो जितने पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं, यानी कि ये चार, इन चारों को ऐड करेंगे। ठीक है। और ये जो क्लोथिंग नेगेटिव वैल्यू है, इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगी? हमारी एनपीवी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक होगी बात। तो यहां से जी एनपीवी कैलकुलेट कर लो। ठीक है। तो हमने कहा जी एनपीवी कितनी आ रही है? एनपीवी विल बी इक्वल टू 519। हाँ जी जनाब। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? कहानी क्लियर है? चलें जी, ठीक हो गया। बाकी इंशाल्लाह भाई अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।